हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रितु पाठक अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो ओबीजी का टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जिससे हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन, इस टॉपिक को करने के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें हम दो चीज़ इंपॉर्टेंट करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इस 30-40 मिनट्स की ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में होता क्या है। हम ओबीजी को अगर स्टार्ट करें तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो ये हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमेट का क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, गैमेट। गैमेट गैमेट क्या होता है आपको पता है, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, राइट। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म। स्पर्म इज अ मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट कौन सा है, ओवम, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, ओवम। ये हमारा कौन सा है, फीमेल गैमेट है, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो आपको स्पर्म का क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो ये हेड पार्ट है। हेड पार्ट में ये कैप दिख रहा है, इसे एक्रोसोमल कैप बोला जाता है। यहाँ पे सेंट्रियोल मेल प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, राइट। ये कौन सा पार्ट है, इसका बॉडी वाला पार्ट है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये बॉडी है, ये हेड है और ये टेल पार्ट ऑफ द स्पर्म, राइट। तो जो हेड रीजन है, इसमें मैंने बोला ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल कैप। और इसमें आपको एक एंजाइम दिख रहा है, उसका नाम क्या है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही बेसिक होगा, जहां वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा, एक्रोसोमल कैप में क्या प्रेजेंट होगा, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, हेड रीजन में। और ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस। ये क्या है, मेल प्रोन्यूक्लियस बॉडी पार्ट है। और बॉडी में आपको दिख रहा है क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टेल पार्ट है। और स्पर्म जो है वो मेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, तो आंसर क्या होगा, स्पर्म। कितना होता है इसका साइज, इसका साइज कितना होता है, 50 माइक्रॉन्स इसका साइज होता है। अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, तो ये होता है 48 to 72 आवर्स। और अगर 48-72 आवर्स दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको 72 आवर्स सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं स्पर्म से। जिस प्रोसेस से स्पर्म को फॉर्म किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। तो ये आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल है, इसका साइज 50 माइक्रॉन्स होता है, लाइफ स्पैन का 48 to 72 आवर्स होता है। और जिस प्रोसेस से स्पर्म को फॉर्म किया जाता है, गैमेटोजेनेसिस, मेल के अंदर मेल गैमेटोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे स्पर्म को फॉर्म किया जाता है, राइट। सेम हम यहाँ पे फीमेल गैमेट को भी डिस्कस करेंगे। मेल गैमेट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया है, इसके पॉइंट्स भी बताए हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, ओवा, ठीक है। ओवा अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको पूरा डायग्राम बनाने से अच्छा आपको याद रखना है कि हम इसको बोलते क्या है,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स ये वाला पार्ट है जो सबसे आउटर मोस्ट ऊसाइट, ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है इसका सबसे जो आउटर मोस्ट कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम वाइटलिन स्पेस बोलते हैं, और ये जो मेम्ब्रेन होता है सबसे आउटर मोस्ट उसे हम क्या बोलते हैं, वाइटलिन मेम्ब्रेन, वाइटलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं, वाइटलिन मेम्ब्रेन। इसके बीच में स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरी वाइटलिन स्पेस, पेरी वाइटलिन स्पेस, राइट। और जो ये सबसे आउटर मोस्ट ये वाला कवर आपको दिख रहा है जो इसको पूरे को कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस डार्क आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, जोना पेल्यूसिडा। क्या बोला हमने इसको, जोना पेल्यूसिडा लेयर। तो आपको पता चल गया जोना पेल्यूसिडा लेयर, पेरी वाइटलिन स्पेस, वाइटलिन स्पेस क्या होता है, और इसके बाहर भी आपको सेल दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस सेल को हम कोरोना रेडिएटा सेल्स बोलते हैं। ये जो आपको आउटर मोस्ट सेल दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा सेल्स, या फिर थीका सेल्स। ये जो आपको आउटर मोस्ट ये वाला सेल दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, थीका सेल्स, थीका सेल्स। थीका सेल्स दो टाइप से होते हैं, जैसे कि आपको इनर लेयर जो है एक पूरा सेल अरेंज्ड दिख रहा है, इसके आउटर मोस्ट भी सेल अरेंज्ड दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, थीका सेल्स को दो टाइप से नाम देते हैं, थीका इंटरना, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना सेल्स एंड थीका एक्सटर्ना सेल्स। समझ में आ गया। तो ये एक मैच्योर ओवम का या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी oocyte का डायग्राम है। यहां से जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि जो ओवा है ये क्या है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट सेल फीमेल के बॉडी का कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवा। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन फीमेल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बनता है इसका लाइफ स्पैन कितना होगा, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ओवा। तो ये होता है 12 to 24 आवर्स। 12 to 24 आवर्स इज द लाइफ स्पैन ऑफ ओवा। क्लियर है। और जिस प्रोसेस से ओवा को फॉर्म किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड एज oogenesis। इसे हम क्या बोलते हैं, oogenesis, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। आप गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ते हो और गैमेटोजेनेसिस में क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस में आप स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पढ़ते हो। मैं इसका भी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, आपको ये भी पता चल जाएगा गैमेटोजेनेसिस पूरा हमें कैसे याद रखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑल इंडिया लेवल का कोई से भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो है यहां से बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सिर्फ टॉपिक पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आता है, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कंटेंट नहीं, कंटेंट को अप्लाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट को डिस्कस किया है। अब हम इसमें देखेंगे किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन किस तरह से इसमें होगा। फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब मैं फर्टिलाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको बताऊंगी। फर्टिलाइजेशन ESIC 2016, ESIC 2016 का क्वेश्चन था कि फर्टिलाइजेशन अक्कर, फर्टिलाइजेशन होता कहां है, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द फेलोपियन ट्यूब। यस, फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स होते हैं। फेलोपियन ट्यूब को हम कितने पार्ट्स में स्टडी करते हैं, 4 पार्ट्स में, इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुला, राइट। ये 4 पार्ट्स है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है एग्जाम में, एग्जाम का क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन अक्कर इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। यस, एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये आंसर होगा। यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों, एम्पुला इज द लार्जेस्ट पार्ट, इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। कितनी लेंथ होती है इसकी, 5 सेंटीमीटर।
इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। टोटल फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एम्पुला खुद कितना सेंटीमीटर का होता है? 5 सेंटीमीटर का, राइट। फेलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी पार्ट अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, जो कि कितने सेंटीमीटर का होता है? 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? स्पर्म प्लस ओवा सॉरी, स्पर्म प्लस ओवा, ये दोनों फ्यूज होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एक सेल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? ये हमारा यूट्रस है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, और ये क्या है? वेजाइना। तो जब क्या होगा? क्वाइटस एक्ट होगा, उस टाइम पे क्वाइटस एक्ट पे क्या होगा? इजैकुलेशन के प्रोसेस से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म डिपोजिटेड हाई इनटू द वेजाइना, ठीक है। क्वाइटस एक्ट के थ्रू क्या होगा? मिलियंस ऑफ स्पर्म को कहां पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा? हाई इनटू द वेजाइना, और ये स्पर्म इस यूट्राइन कैविटी को ट्रेवल करते हुए कहां पे आ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब में, राइट। ये यूट्राइन कैविटी को ट्रेवल करते हुए, ये स्पर्म जो आप देख रहे हो, यूट्राइन कैविटी को ट्रेवल करते हुए कहां पे आ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। अब यहां पे एक प्रोसेस होता है स्पर्म में, जिस प्रोसेस का नाम क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बॉडी में ही होगा। यस, हम उसको क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस से स्पर्म अपने हाईएस्ट मोटिलिटी को अटेन करता है। स्पर्म अटेन द हाईएस्ट मोटिलिटी थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बताना है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सबको, ठीक है। जिस प्रोसेस से स्पर्म क्या हो जाता है? और हाइपर मोटाइल हो जाता है एंड एबल टू फर्टिलाइज द ओवा। क्लियर है? ये आपके लिए काम दिया है, बाकी मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो समझ में आ गया मैंने क्या बताया? यहां स्पर्म यूट्राइन कैविटी को ट्रेवल करते हुए कहां जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब में आएगा, और फेलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होता है? आपको पता है फेलोपियन ट्यूब में ये एम्पुला वाला पार्ट है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और ओवरी से क्या होता है? ओवम रिलीज होगा, एंड बाय द लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिये इस ओवम को कैच करके, लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिये क्या करेगा? इस ओवा को कैच करके कहां पे ले आएगा? बाय द सीलियरी एक्शन ओवम प्रेजेंट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और यहां से स्पर्म आया, और दोनों का कहां पे? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर है क्या? मैं एक बार दोबारा से आपको बताती हूं। यहां पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म डिपोजिटेड हाई इनटू द वेजाइना, एंड द स्पर्म ट्रेवल द यूट्राइन कैविटी, और इसमें मिलियंस में थे, यहां पे 300 to 500 स्पर्म रीच करते हैं इन द फेलोपियन ट्यूब, एंड इसमें से सिर्फ एक स्पर्म होगा जो क्या कर सकता है? ओवा को फर्टिलाइज करेगा। जैसे ये ओवा है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? जोना पैलिसिडा लेयर। इसके बीच में पेरीवाइटिलिन स्पेस होता है, ये वाइटिलिन मेम्ब्रेन होता है। फिर सबसे पहले स्पर्म सबसे पहले इस ओवा को टच करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? जोना रिएक्शन, और जोना रिएक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा? ये स्पर्म अपने मेल प्रोन्यूक्लियस को इसके अंदर डाल देगा, और उस टाइम पे इस सेकेंडरी oocyte में कौन सा प्रोसेस होता है? मियोटिक 2। मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 एरेस्टेड फेज में होता है। आपने oogenesis पढ़ा होगा। मियोसिस 2 उसी फीमेल में कंप्लीट होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब इस फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे इसका मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। क्लियर है? फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और मेल, यहां स्पर्म से क्या आ गया? मेल प्रोन्यूक्लियस आ गया। अब इन दोनों में क्या होगा? डिवीजन होगा, मतलब फ्यूजन होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जिस प्रोसेस से स्पर्म ने क्या किया? अपने मेल प्रोन्यूक्लियस को फीमेल गैमेट के अंदर डाला, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जोना रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद, इस रिएक्शन के बाद, ये जोना लेयर क्या हो जाएगा? जोना हार्डनिंग। जोना लेयर की क्या हो जाएगी? हार्डनिंग, जोना हार्डनिंग। और जोना हार्डनिंग क्या करता है? प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये अदर कोई स्पर्म भी अब एंटर नहीं करने देगा, राइट।
समझ में आया आपको मैंने क्या बताया, किस प्रोसेस से कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे जो मेल गैमिट है वो फीमेल की बॉडी में आता है, उस टारगेट जहां पे प्लेस है एम्पुला फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला रीजन वहां पे आता है, और दोनों का क्या होता है फ्यूजन। और फ्यूजन होते टाइम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन होगा जिससे, या फिर उलेमा बोला जाता है, उलेमा ब्लॉक हो गया, जिस पॉइंट से ये एंटर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उलेमा भी बोल सकते हो सेकेंड, और उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, उलेमा ब्लॉक, उलेमा ब्लॉक, ठीक है। और ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर कोई अदर स्पर्म इसमें एंटर नहीं हो पाएगा। या फिर आप बोलोगे जोना रिएक्शन हुआ, जिस प्रोसेस से क्या हुआ, जो मेल गैमेट होता है, मेल प्रोन्यूक्लियस होता है, वो फीमेल गैमेट के अंदर चला जाता है, और फिर वो लेयर जोना हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा, और फिर मेल और फीमेल, फीमेल के अंदर क्या चेंजेस होता है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलोगे यहाँ मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होता है, और मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होते ही सेकंड पोलर बॉडी और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। देन जो मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल में आया है उन दोनों में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और उससे किसका फॉर्मेशन होगा, स्टार्टिंग में मैंने लिखा है जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ जोना हार्डनिंग का आपसे बेनिफिट पूछ सकते हैं, क्या है, जोना हार्डनिंग होने से क्या होगा, कोई अदर स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाएगा, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम जाइगोट डिस्कस करेंगे। आपको ये पता चल गया स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन कहां पे हुआ है, फ्यूजन कहां पे हुआ है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है, उससे किसका फॉर्मेशन हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है। फ्यूजन होने से किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस जाइगोट का क्या होगा, यस, डिवीजन ऑफ जाइगोट। अब ये भी डिवाइड होंगे, अब क्या होगा, डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसमें डिवीजन ऑफ जाइगोट, किस तरह से जाइगोट का डिवीजन होगा, कितने घंटे में डिवीजन होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा। डिवीजन ऑफ जाइगोट में सबसे पहले 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल एंड 16 सेल। 2 सेल स्टेज को फॉर्म होने में 30 to 40 आवर्स का टाइम लगता है। 4 सेल को होने में 40 to 50 आवर्स का टाइम लगता है। 8 सेल को होने में 72 आवर्स का टाइम लगता है, और 16 सेल स्टेज होने में 96 आवर्स का टाइम लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको क्या याद रखना है, टाइम ड्यूरेशन। यस, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन। ये स्टेजेस है, डिवीजन ऑफ जाइगोट हुआ तो उसका स्टेज कौन सा है, तो स्टेज आपको पता चल गया, टाइम आपको पता चल गया कि क्या टाइम ड्यूरेशन है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, ये भी पता चल गया। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या याद रखोगे, 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दिस 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड एज मोरूला। इसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरूला। क्वेश्चन आया था मलवेरी अपीरियंस का, डिवीजन ऑफ जाइगोट में किस स्टेज में फॉर्मेशन होता है, मलवेरी अपीरियंस को हम क्या बोलते हैं, यस, दिस मलवेरी अपीरियंस, मलवेरी अपीरियंस, मलवेरी अपीरियंस को हम मोरूला बोलते हैं, जो कि क्या है, 16 सेल स्टेज पे होता है। और मोरूला बनते ही इसको क्या किया जाता है, यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। तो 2 सेल स्टेज के बारे में भी एक पॉइंट याद रखोगे। 16 सेल का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, इसका डायग्राम भी आ सकता है। नॉट से 23 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। ओबीजी में मैंने क्या बताया, 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड एज मोरूला। कैसा अपीरियंस होता है, मलवेरी अपीरियंस का होता है। कितना टाइम ड्यूरेशन, 96 आवर्स। और मोरूला बनते ही इसको क्या किया जाएगा, यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला है 2 सेल स्टेज, और 2 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर 2 सेल स्टेज को हमने क्या बोला, ब्लास्टोमियर। कितने टाइम में बन जाता है, 30 to 40 आवर्स। ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि इसको हमने क्या नाम दे दिया, ब्लास्टोमियर। 2 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज जो 96 आवर्स में बना था, इसको हमने क्या नाम दे दिया, मोरूला।
और मॉरूला बनते ही क्या हो जाएगा, ये यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको ये पॉइंट याद रखना है। एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन, कौन सा जीन फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन, तो उस जीन का नाम आप बताओगे फर्टिलीन। फर्टिलीन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट, दिस फर्टिलीन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन। और कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ वो मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइजेशन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ रहा है। तो हमें फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, डिवीजन भी मैंने बता दिया, और ये जो पूरा आप देख रहे हो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल, ये सबका ये जो पूरा सेल का स्टेज है ये कहां पे होता है, इन द फैलोपियन ट्यूब, इन द फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन मॉरूला बनते ही इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यूट्राइन कैविटी में। और उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या, इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद वो हमारा क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है, जब मॉरूला का फॉर्मेशन हो गया, मॉरूला बनते ही इसको कहां पे, यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर कर दिया। तो 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन मॉरूला ट्रांसफर इनटू द यूट्राइन कैविटी। पहला पॉइंट आप इसका क्या लिखोगे, मॉरूला ट्रांसफर इनटू द यूट्राइन कैविटी, इनटू द यूट्राइन कैविटी। तो इस 4 दिन में क्या होता है, इस 4 दिन में यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है उसको फुल टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो एंडोमेट्रियम इज फुल्ली प्रिपेयर फॉर द इम्प्लांटेशन इन दिस 4 डेज। समझ में आ गया। तो मॉरूला को क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया इनटू द यूट्राइन कैविटी। कब, ये पूछा जाए 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है। जब इसको यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर किया जाता है, जब इसको यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर किया जाता है, किसको, इस 16 सेल स्टेज मॉरूला को, तब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इस मॉरूला का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ये मॉरूला का स्ट्रक्चर है, ये मॉरूला का स्ट्रक्चर है। तो आपको दिख रहा है कि इसके आउटर मोस्ट ये जोना पैलिसिडा, जोना हार्डनिंग लेयर है, जोना हार्डनिंग लेयर है। लेकिन जब ये यूट्राइन कैविटी में आएगा तब इंडिविजुअल सेल के अराउंड अपनी म्यूकस की कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो लेयर है, ये जो जोना हार्डनिंग लेयर है, ये क्या होने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा। मींस उसे हम क्या बोलते हैं, जोना हैचिंग। जैसे ही ये मॉरूला कहां पे आया, यूट्राइन कैविटी में आया, तो देखो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, कैसा हो गया ये, यहाँ पे जोना पैलिसिडा की लेयर ब्रेक होने लग गई, और इस ब्रेक होने के प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, जोना हैचिंग। तो क्वेश्चन कहां से बन गया, क्वेश्चन बस यहीं से बनता है, जोना हैचिंग कब होता है, 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही 4th डे पे तो ट्रांसफर किया गया, फिर मैंने क्या बोला, इसमें क्या होगा, मॉरूला में जोना हैचिंग का प्रोसेस होगा, जोना पैलिसिडा लेयर स्टार्ट टू ब्रेक, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। जोना पैलिसिडा लेयर क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कब होगा, 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है आपको, कब होगा जोना हैचिंग, 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जोना हैचिंग होगा, पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया, तो ये जोना पैलिसिडा की पूरी लेयर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और जो ये सेल्स दिख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं इस तरह का, और फिर हम इस स्ट्रक्चर को दूसरा नाम देते हैं, और इस सेल का हम नाम क्या देंगे, इस स्ट्रक्चर का हम नाम क्या देंगे, यस, कमेंट करना है आपको, इसका नाम हम क्या देंगे, इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इतनी देर में तो आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। और क्लास को
लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो क्लासमेट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं उनको भी इससे हेल्प मिल पाए। ठीक है, अगर वो अच्छे से इसको डीपली पढ़ेंगे तो उनको कंपटीशन में भी हेल्प होगा। तो अपनी भी हेल्प करनी है और दूसरों की भी हेल्प करनी है। ठीक है, तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। आपका प्यार रहेगा तो और आगे हम इस वीडियो को अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जोना हैचिंग का प्रोसेस होगा, जोना पेलिसिडा लेयर डिसअपीयर हो जाएगा और जो भी ये सेल्स हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है आपको, ये जो लेयर है इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हम बोलते हैं, इस आउटर मोस्ट लेयर जो चारों तरफ से कवरिंग है इसको हमने क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट या फिर आप इसको ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोल सकते हो, ट्रोफोएक्टोडर्म। समझ में आ रहा है। और जो यहाँ पे आपको इनर पार्ट में दिख रहा है सेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। इनर सेल मास या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इनर सेल मास, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एम्ब्रियोब्लास्ट। इसको आप क्या बोलोगे, एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है। और जो यहाँ पे खाली स्पेस आपको इस तरह से दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसिस्ट का मेरे हिसाब से आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। इसका इमेज भी आ सकता है, आपको इमेज देखते ही पता चल जाएगा ये ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं। जो यहाँ पे सेल्स कलेक्टेड आपको दिख रहा है इसको हम इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। और जो ये बीच में आपको खाली स्पेस दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। तो जैसे ही मॉरूला को यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर किया जाता है वैसे ही इसका जोना हैचिंग प्रोसेस होगा, जोना लेयर टूट जाएगी और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लास्टोसिस्ट में। अब इस ब्लास्टोसिस्ट का डिवीजन होता है और इससे क्या बनता है, एम्ब्रियो, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लास्टोसिस्ट के किस पार्ट से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, किससे फीटस का फॉर्मेशन होगा, किससे एमनियन बनेगा, किससे कॉरियन बनेगा। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट के पार्ट को भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम इम्प्लांटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है, इम्प्लांटेशन उसको हम क्या बोलते हैं। तो इन ह्यूमन बींग्स किस टाइप का इम्प्लांटेशन होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब है जैसे कि ये मान लो डेसिडुआ है, ये एंडोमेट्रियम है, इसमें अगर ये इस तरह से इम्प्लांट होता है तो इसे हम सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन बोलेंगे। लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियम में डीपली इम्प्लांट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। समझ में आ गया, ये कौन सा है, ये सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन है, ये इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब होता है डीप इनसाइड द एंडोमेट्रियम, बट एंडोमेट्रियम को क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होता है, ये इससे अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे एक लेयर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नीटाबुच लेयर। नीटाबुच लेयर क्या करता है, इसके डीप इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। नीटाबुच लेयर प्रिवेंट द डीप इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा। समझ में आ रहा है। तो डीप इम्प्लांटेशन को कौन सी लेयर प्रिवेंट करेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। किस टाइप का इम्प्लांटेशन होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होगा, इम्प्लांटेशन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन स्टार्टेड ऑन कब स्टार्ट होता है, देखो ये 6th डे पे स्टार्ट हो जाता है और 11th डे पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। Started on 6th day after fertilization and
completed on implantation completed on 11th day after fertilization. रेंज आता है 5th to 6th day, 10th to 11th day. ठीक है, ये रेंज आए तो आपको ये सेलेक्ट करना है. एक लिखा हुआ क्वेश्चन में कब स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट होगा, तब आपको 6th डे और 11th डे करना है. समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? तो इम्प्लांटेशन का क्या पॉइंट याद रखना है? इम्प्लांटेशन किस टाइप का होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है. ठीक है, कब स्टार्ट होता है? 6th डे पे स्टार्ट होता है. कंप्लीट कब होता है? 11th डे पे कंप्लीट होता है. अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो किस टाइप का इम्प्लांटेशन है. कहने का मतलब इम्प्लांटेशन किस टाइप का? यूट्रस में एक साइड से इम्प्लांटेशन होता है. तो हम इम्प्लांटेशन को क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन होता है. राइट, इम्प्लांटेशन यूट्रस में, इस यूट्रस में कहां पे होगा? वन साइड ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के एक साइड में जाके इम्प्लांटेशन होगा और यहां पे यूट्रस इस तरह का अपीयर होगा, एक साइड से एनलार्ज दिखेगा. तो हम इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, जिसका नाम हमने क्या दिया? पिस्कासिक साइन. इसे हम क्या बोलते हैं? पिस्कासिक साइन. तो इम्प्लांटेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और क्या याद रखना है कि किस टाइप का इम्प्लांटेशन होता है. तो सेंटर से हटके एक साइड में इम्प्लांटेशन होता है इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, सेंटर से हटके. और दूसरा क्या होता है? इसमें आपको दिख रहा है यूट्रस एक साइड से एनलार्ज दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पिस्कासिक साइन. पिस्कासिक साइन मींस एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस. एसिमेट्रिकल enlargement of uterus is called Piscacic sign. इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखने को मिलता है. इसेंट्रिक मतलब होता है सेंटर से हटके इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है. समझ में आ गया? आपको जो भी पॉइंट मैं बता रही हूं एकदम क्रीमी पॉइंट है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा. तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं, नॉर्सेट, ईएसआई से डीएसएसबी, कोई सा भी एग्जाम देते हो, सबके लिए ये आपको काम आएगा. और ओबीजी एक ऐसा टॉपिक है, कोई सा भी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, ये सब्जेक्ट आएगा ही आएगा. चाहे आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ का एग्जाम दे रहे हो, एएनएम का एग्जाम दे रहे हो, जीएनएम का, किसी भी बेसिस पे आप एग्जाम दे रहे हो, ये सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है. और ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको सिली मिस्टेक नहीं करना होता. ठीक है, लिख लिया आपने. नेक्स्ट, एम्स भोपाल 2018 इम्प्लांटेशन से रिलेटेड डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था. वो क्या था? वो क्वेश्चन क्या था? 2018 एम्स भोपाल. उस टाइम पे एक ही एग्जाम नहीं होता था जैसा कि अब हो रहा है. नॉर्सेट, एम्स के लिए एक ही एग्जाम हो रहा है. उस टाइम पे अलग अलग एग्जाम होते थे और एम्स भोपाल में क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. क्या क्वेश्चन मैंने बताया है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. यस, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन कहां पे होगा? यूट्रस में इम्प्लांटेशन कहां पे होगा? ये यूट्राइन कैविटी है और यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन होता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है. क्योंकि अगर यूट्रस में लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया. तो हमेशा इम्प्लांटेशन कहां पे होगा? अपर यूट्राइन सेगमेंट. अब पूछा गया था वहां पे अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही लिखा हुआ था सारा, लेकिन क्वेश्चन क्या था? एंटीरियर में होगा या पोस्टीरियर में होगा. तो याद रखना, यूट्रस का पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. क्या क्वेश्चन था? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. तो आपको तो पता है अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, बट कंफ्यूज कैसे किया? एंटीरियर या पोस्टीरियर. तो ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. पोस्टीरियर wall of uterus. Posterior wall of uterus is the most common site of implantation. Is very very important. आपको याद रखना है. और कहां पे होता है वो मैंने आपको बता दिया. UUS का मतलब क्या है? अपर यूट्राइन सेगमेंट. अपर यूट्राइन सेगमेंट. upper uterine segment is the most common site या posterior wall of the uterus is the most common site of implantation. तो implantation का ये क्वेश्चन आपको पता चल गया. नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे implantation में.
इम्प्लांटेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या है? देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इम्प्लांटेशन के बताए हैं। अब इम्प्लांटेशन में क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का डिवीजन कैसे होता है, कितने टाइप से होता है और इससे क्या क्या फॉर्मेशन होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। क्या क्या हम कैसे डिवाइड करेंगे? पहले पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट को हमने क्या बोला, ट्रोफोएक्टोडर्म, और जो इनर पार्ट था जिसमें क्या क्या नाम दिया आपने, इनर सेल मास, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो, एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोफोएक्टोडर्म को ट्रोफोब्लास्ट भी बोल सकते हो। ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये भी 2 टाइप के लेयर में डिवाइड होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ दिस, जो इनर लेयर बनता है, मीन सिंगल लेयर सेल एंड मल्टीपल लेयर सेल। ठीक है, तो ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट समझ में आ गया। अब ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड एज द हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। जितने भी हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो कहां से होता है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो ये किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड। ये किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज अ बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड। मैटरनल एंड फीटल ब्लड में एक बैरियर की तरह काम करता है, दोनों ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा है, सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन यहां से होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट में भी 2 टाइप से आप इसको पढ़ोगे। साइटोट्रोफोब्लास्ट को सिंगल लेयर एंड मल्टीपल लेयर सेल, सिंगल लेयर सेल एंड मल्टीपल लेयर सेल। तो यहां क्या बनता है, सिंगल लेयर एंड मल्टीपल लेयर सेल। ठीक है, एक तो मैंने सबसे पहले बाहर का बता दिया, फिर आपने यहां पे देखा सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर सेल से। यहां पे क्या होता है, एक तरह से जैसे ये डेसिडुआ वाला पार्ट है, ठीक है, यहां पे इम्प्लांटेशन होगा, प्लेसेंटा बनेगा, तो ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपने क्या बोला, यहां पे जो मल्टीपल टूथ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कॉरियोनिक फ्रंडोसम। अब ध्यान से देखना साइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा। तो यहां पे जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नियर द डेसिडुआ वेसालिस इज कॉल्ड एज कॉरियोनिक फ्रंडोसम। मैं सीधा नाम लिख रही हूं, यहां पे मैं सीधा नाम लिख रही हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉरियोनिक फ्रंडोसम, कॉरियोनिक फ्रंडोसम। और यहां पे जो स्मूथ सरफेस चारों तरफ से आपको दिख रहा है, एंड दिस स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एज कॉरियोनिक लीवे, कॉरियोनिक लीवे। समझ में आ रहा है। तो कॉरियोनिक फ्रंडोसम से क्या बनता है, कॉरियोनिक फ्रंडोसम से फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। कॉरियोनिक फ्रंडोसम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फीटल पार्ट्स ऑफ द प्लेसेंटा। और कॉरियोनिक लीवे से किसका फॉर्मेशन होगा, कॉरियोन का, कॉरियोन का। समझ में आया आपको, क्या बताया मैंने, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बना, कॉरियोनिक फ्रंडोसम और कॉरियोनिक लीवे। अब कौन सा स्ट्रक्चर कॉरियोनिक फ्रंडोसम है, कौन सा स्ट्रक्चर कॉरियोनिक लीवे है, कैसे याद रखना है, तो आपको याद रखना है, ये क्या बताया मैंने, डेसिडुआ वेसालिस, जहां से अटैच होता है। डेसिडुआ वेसालिस में इस टाइप का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिर से मैं डेफिनेशन बोल रही हूं, आप सुन के लिख सकते हो क्या, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नियर द डेसिडुआ वेसालिस इज कॉल्ड एज
is called as chorionic frondosome, and this chorionic frondosome help in the formation of the fetal part of placenta. दूसरा पॉइंट क्या है, द स्मूथ सरफेस रिमेनिंग, पूरा चारों तरफ से आपको क्या दिख रहा है, द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एज chorionic levae, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ chorion. तो आपको पता चल गया क्या बनता है, ट्रोफोएक्टोडर्म से क्या बनता है, फीटल प्लेसेंटा बनता है, कॉरियन बनता है. ठीक है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन, दिस इज अ हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा. समझ में आ गया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ट्रोफोएक्टोडर्म का पता चल गया इससे क्या क्या चीजें बनेंगी. अब हमें क्या डिस्कस करना है, इनर सेल मास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट. इनर सेल मास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या बनेगा. इनर सेल मास, ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट, इनर सेल मास, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट. एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है. अब इनर सेल मास से क्या बनेगा देखना है आपको. डे 7 आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड डे 8 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डे 7 एंड डे 8 पे दो लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एंडोडर्म, ये जर्म लेयर आपने पढ़ा होगा जिससे पूरा का पूरा फेटस का पार्ट बनता है. क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बच्चे के हार्ट का फॉर्मेशन कहां से होता है, फीटल गोनैड्स का फॉर्मेशन कहां से होता है, उसका नर्वस सिस्टम कहां से बनता है, जीआईटी सिस्टम कहां से बनता है. तो पूरा का पूरा जो बच्चे का पार्ट है वो 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर. ठीक है, ये हम पढ़ते हैं जिससे पूरे के पूरे पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है. तो आपको याद रखना है, डे 7 आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन हुआ, एक्टोडर्म लेयर, और डे 8 पे क्या हुआ, एंडोडर्म का. तो डे 8 पे बाइलेमिनल लेयर बन जाता है. मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूं, ये स्ट्रक्चर है जिसमें आप क्या बोल रहे हो, डे 7 पे एक्टोडर्म, डे 8 पे एंडोडर्म बन गया. तो आप इसको कह सकते हो डे 8 पे, डे 8 आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बाइलेमिनल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, डे 8 आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ बाइलेमिनल लेयर, जिसमें नाम आपको पता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होता है. और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. आप ये सोचते हो ये बाइलेमिनल लेयर कहां से आया, बट बाइलेमिनल लेयर क्या है, मैंने डायग्राम के थ्रू रिटर्न में सब बता दिया. बाइलेमिनल लेयर का फॉर्मेशन डे 8 आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, डे 7 पे एक्टोडर्म, डे 8 पे एंडोडर्म, और ये दोनों लेयर आपको इस तरह से अरेंज दिख रहे हैं जिसे हम बाइलेमिनल लेयर बोलते हैं. अब क्या होता है, डे 8 के बाद ये लेयर बनने के बाद डे 12 आफ्टर फर्टिलाइजेशन दो कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना. तो इसको हमने क्या नाम दिया, इस कैविटी को हमने एमनियोटिक कैविटी बताया. ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी है. और जो स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, यॉर्क सैक. इसको हम क्या बोलते हैं, यॉर्क सैक. और इसके पोस्टीरियर से इस तरह से अटैच एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो कि इसको पोस्टीरियरली क्या करता है, अटैच होता है, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग स्टॉक. कनेक्टिंग स्टॉक. और इस कनेक्टिंग स्टॉक से किसका फॉर्मेशन होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड का. दिस कलेक्टिंग स्टॉक लेटर ऑन कॉल्ड एज अम्बलाइकल कॉर्ड फॉर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड. समझ में आ गया. तो डे 12 आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन हुआ, तो पहला मैंने बताया एमनियोटिक कैविटी, दो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर याद रखना है. ठीक है, डे 12 पे आपकी क्या याद रखना है, दो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. पहला कैविटी एमनियोटिक कैविटी है, और जो सेकेंड कैविटी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यॉर्क सैक. यॉर्क सैक. ठीक है, इसके बाद डे 14 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डे 14 आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म. तो जब आप पढ़ते हो तो इसे कैसे बोलते हो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. लेकिन सबसे लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है, मीजोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है. तो ये पूरा एम्ब्रियोब्लास्ट और इनर सेल मास का मैंने आपको बताया कि इस तरह से फॉर्मेशन होगा. डे 7 पे एक्टोडर्म, डे 8 पे एंडोडर्म, और डे 14 पे क्या होता है, मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यहां पे कैविटी में स्ट्रक्चर मैंने बताया कि इस तरह से पोस्टीरियरली इसके पीछे से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच होता है इस कैविटी में, इस बाइलेमिनल लेयर के साथ में. उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग स्टॉक बोलते हैं. लेटर ऑन किसका फॉर्मेशन होता है, इससे अम्बलाइकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो आपको याद रखना
इनिशियल एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक है जो कि आपने देखा इतने दिन पे फॉर्मेशन होगा। लेटर ऑन इसमें क्या चेंजेस होते हैं, व्हाट चेंजेस अकर इन द एमनियोटिक सैक एंड एमनियोटिक कैविटी एंड यॉर्क सैक। लेटर ऑन स्टेज पे क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी अपने साइज को इंक्रीज करता जाएगा, साइज इंक्रीजेस। लेटर ऑन एमनियोटिक कैविटी का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, यॉर्क सैक। और यॉर्क सैक क्या होता है, यॉर्क सैक क्या होता है, फर्स्ट आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या यहां से क्वेश्चन आता है, फर्स्ट फीटल हिमेटोपोइसिस अकर इन। तो ये पॉइंट आप क्वेश्चन लिख लेना, फर्स्ट फीटल हिमेटोपोइसिस अकर इन यॉर्क सैक। और लेटर ऑन स्टेज पे क्या होता है, ये अपने साइज को बढ़ाता रहता है और इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और पूरा का पूरा स्पेस कौन ले लेगा, एमनियोटिक कैविटी। यॉर्क सैक क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा डिक्रीज हो जाएगा साइज में, ये साइज में डिक्रीज होता रहेगा, ये अपने साइज को बढ़ाता रहेगा। तो लेटर ऑन क्या चेंजेस होते हैं इन कैविटी में, वो भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही लेटर ऑन में मैंने एक बताया था, कनेक्टिंग स्टॉक का क्या होता है, कनेक्टिंग स्टॉक का क्या होता है। तो इस कनेक्टिंग स्टॉक से अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूनिस। तो अगर कहीं लिखा हुआ हो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूनिस तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिस बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये पता चल जाएगा ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, एमनियॉन किससे बनेगा। तो अभी मैंने बताया ये एमनियॉन लेयर ही मिलके क्या बना रहा है, एमनियोटिक कैविटी। तो एमनियॉन का फॉर्मेशन इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट। लेकिन कॉरियन का फॉर्मेशन अभी मैंने किसमें बताया था आपको, ट्रोफोएक्टोडर्म में। ट्रोफोब्लास्ट से किसका फॉर्मेशन होता है, कॉरियन का। एमनियॉन का फॉर्मेशन एम्ब्रियोब्लास्ट से होता है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किससे होता है, ट्रोफोब्लास्ट से होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन एम्ब्रियोब्लास्ट से होता है। जो मैं अभी बता रही हूं डायरेक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। जो अभी मैंने बताया है कि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट होता है। हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पढ़ना था। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हमें जो पढ़ना है वो क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।